हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 12 रहने वाला है। यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी। एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्टिकुलर रूप से है, पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। इससे पहले हम पार्ट 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? नल कोण के बारे में पढ़ा था। नल कोण क्या होता है, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम पढ़ा था। नल कोण क्या था कि अपने पास में दो कोण थे, जो आइसक्रीम वाले कोण। इस तरीके के दो कोण होते थे, यानी कि जो नल कोण होता था वो क्या होता था? डबल कोण होता था। एक अपर नल कोण होता था, एक लोअर नल कोण होता था। इसका सेंटर जैसे कि कोई मेन कोन्स के स्पेस में O है, ठीक है। अब देखो, जो ऊपर का नल कोण था उसको तो क्या कहते थे? फ्यूचर नल कोण। नीचे वाला जो था उसको क्या कहते थे? पास्ट नल कोण। और अगर यहाँ पर इस साइड में हो या फिर यहाँ पर होता था तो उसको क्या कहते थे? एल्सवेयर पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल जो होता है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था जो था अपना नल कोण, ठीक। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम का मतलब क्या था कि जैसे कि अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज कर लो S12 स्क्वायर की मैट्रिक्स गिवन हो और हमें प्रॉपर टाइम फाइंड आउट करना है, तो दो फ्रेम लेते थे। एस फ्रेम में एक क्लॉक फिक्स्ड कर देते थे। फिर उसके द्वारा जो टाइम नोटिस्ड होता था उसको क्या कहते थे? प्रॉपर टाइम कहते थे। और जो अपनी जो मैट्रिक्स थी, अगर S12 स्क्वायर दिया हुआ तो जो निकालेंगे प्रॉपर टाइम वो क्या आता था? S12 अपॉन क्या आ जाता था? C आ जाता था। और किससे डिनोट करते थे? D से करते थे। यहाँ तक क्लियर था। अगर आपके पास में मैट्रिक्स DS स्क्वायर था, अगर मैट्रिक्स क्या हो? DS स्क्वायर हो, तो कैसे निकालते थे प्रॉपर टाइम? तो आप कहोगे D बराबर क्या होता था? DS अपॉन C होता था। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, तो वो क्या आ जाता था? अपना प्रॉपर टाइम आ जाता था। फिर अगर कोई फाइनाइट पार्ट के लिए, अगर कोई सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल T0 टाइम पर था और वो मूव करके इस पॉइंट पर आ जाता है, कौन से समय में? T। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो फाइनाइट पार्ट में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो उसके लिए अगर प्रॉपर टाइम निकालना हो तो उसकी क्या ले लेते थे? लिमिट ले लेते थे T0 से लेकर के T तक, और फिर उसका क्या आ जाता था? इंटीग्रल आ जाता था। तो ये क्या था? प्रॉपर टाइम था। और ये क्या पढ़ लिया था हमने? नल कोण पढ़ लिया था। अब इसके आगे आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो उसका नाम है वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल। और उसमें भी क्या होगा? नल कोण के बेस पर ही होगा। उसमें हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपर टाइम भी देखेंगे। इन दोनों का यूज होने वाला है उस वाले टॉपिक में। तो आप लोग हेडिंग डालना, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल। हेडिंग है वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल। देखो, कोई भी अगर अपने पास में कोई पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल पर जो अपने हैपन होने वाले जितने भी इवेंट है, अगर उनका सेट बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल हो या फिर कोई बॉडी भी हो सकती है, तो इवेंट जो होते हैं वो हैपन अगर एक ही पॉइंट पर हो रहे हो और उन सभी का हमने क्या बना दिया? सेट बना दिया, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल को शो करना होता है तो हम एक कर्व के द्वारा शो करते हैं। उस कर्व को हम डिनोट करते हैं XI इज इक्वल टू XIU। इस तरीके से क्या करते हैं? शो करते हैं। वेयर U इज ए पैरामीटर ऑफ ए कर्व, ठीक है। तो U क्या होता है? पैरामीटर होता है किसका? कर्व का। तो ये जो अपनी डेफिनेशन हो गई, ये किसके लिए होगी? वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल के लिए हो गई। अब ये जो कर्व है, ये अब इसके लिए प्रॉपर टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉपर टाइम आपको पता है ना कैसे फाइंड आउट करते हैं? टो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, D की। और वो वैल्यू क्या होती है? DS अपॉन C होती है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना प्रॉपर टाइम आ जाएगा इसमें। तो DS अपॉन टो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको टेंसर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल की होगी। फिर क्या करेंगे? हम एक डायग्राम लेंगे, उस डायग्राम में अलग अलग एक्सेस दिखाएंगे। एक तो T एक्सेस दिखाएंगे,
टी डैश एक्सेस दिखाएंगे, एक्स दिखाएंगे, एक्स डैश एक्सेस दिखाएंगे, फिर उनके बीच में क्या ले लेंगे, एक थीटा डिफाइन करेंगे और उससे वहाँ की स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। वो उसका क्या आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल के लिए। तो इसमें सबसे पहले लिखना द सेट ऑफ ऑल इवेंट happening on the material particle is called the word line of a particle। फिर लिखना it is a curve, it is a curve whose equation is xi is equals to xi u, where u is a parameter along the curve we can define the proper time किससे डिनोट करते हैं, टो से, टो along the word line as आगे लिखना। देखो अगर हम प्रॉपर टाइम आउट फाइंड करना है तो अगर सोचो कि अगर ये कोई पार्टिकल जो था वो टी नोट पर था, फिर मूव करके टी पर जाता है, यानी फाइनाइट पार्ट में क्या करता है, मोशन करता है। अब सपोज कर लो इसका जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी वो यू नोट थी, ये बाद में इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यू हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम निकालें प्रॉपर टाइम वर्ड लाइन के लिए तो क्या हो जाएगा, तो लिखना तो इज इक्वल्स टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यू नॉट से लेकर के यू तक, और कैसे निकालते हैं, डी एस अपॉन सी से निकाल देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे लिखना नाउ देखो डी एस स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता है ना, पीछे जो मैट्रिक्स पड़ी थी उसमें क्या था कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। ये वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, डी एस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो टाइम का कोऑर्डिनेट होता है वो x4 के टर्म में लिख सकते हैं। x को देखो क्या लिख सकते हैं हम, x1 का कोऑर्डिनेट, y को क्या लिख सकते हैं, x2 कोऑर्डिनेट, z को क्या लिख सकते हैं, x3, और t को क्या लिख सकते हैं हम, x4 का कोऑर्डिनेट। ये लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डी एक्स 4 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, डी एक्स 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा अपना x2, तो डी एक्स 2 का स्क्वायर माइनस ये किसका बन जाएगा, x3 का, तो डी एक्स 3 का स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब देखो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एक्स की पावर 4 स्क्वायर माइनस डी एक्स 1 इसकी पावर 2 माइनस डी एक्स 2 पावर 2 माइनस डी एक्स 3 की पावर 2। यहाँ तक की क्लियर होगी वैल्यू। अब देखो इसके आगे सॉल्व आउट करेंगे तो लिखना नाउ देखो क्या होगा,
यहाँ से डी यू स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो डी यू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी, तो देखो सी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा आपका डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी यू इसका स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा आपका डी एक्स 1 अपॉन डी यू और इसका स्क्वायर माइनस डी एक्स 2 अपॉन डी यू इसका होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा डी एक्स 3 अपॉन डी यू इसका होल स्क्वायर और कॉमन क्या निकाला हमने डी यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ये टर्म समझ में आ गई कि हमने क्या करा सिर्फ डी यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो हमारी टर्म जो है वो इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे इसके आगे लिखना इस वाली वैल्यू को अगर टेंसर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखेंगे डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू नीटा आई जे डी एक्स आई अपॉन डी यू डी एक्स जे अपॉन डी यू। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा डी यू स्क्वायर, ये वाला डी यू स्क्वायर आ गया। इसको हमने टेंसर की फॉर्म में लिख लिया जो अपन लोग किसमें पढ़ चुके हैं प्रीवियस एमएससी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं टेंसर बुक, उसमें अपने ने देखा था कि इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है इस वाली वैल्यू को, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज किया है। तो नीटा आई जे डी एक्स आई अपॉन डी यू डी एक्स जे अपॉन डी यू और ये वाला डी यू स्क्वायर आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है डी एस स्क्वायर की, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है तो आप कहोगे हमें तो टो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो क्या होती है डी एस अपॉन सी होती है। ये फैक्टर हमें चाहिए, इसका मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डीएस की, तो डीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ नीटा आई जे डी एक्स आई अपॉन डी यू डी एक्स जे अपॉन डी यू। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और इसकी पावर 1/2 तो करेंगे तो क्या आ जाएगा डी यू आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है प्रॉपर टाइम, तो प्रॉपर टाइम के लिए क्या लिया था अभी हमने टो लिया था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई थी यू नोट से लेके यू तक, और डी एस अपॉन क्या था सी और साथ में कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है डी एस की वैल्यू और अपने पास में क्या है साथ में सी है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो इसमें लिखना टो इज इक्वल्स टू यू नोट से लेके u तक, c को बाहर निकाल ले तो 1/c हो गया। ठीक है, ds की वैल्यू पुट कर दो क्या आ जाएगी नीटा आई जे डी एक्स आई अपॉन डी यू डी एक्स जे अपॉन डी यू। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा इसकी पावर 1/2 और साथ में आ जाएगा डी यू। तो ये वैल्यू आ गई किसकी प्रॉपर टाइम की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये डी टो बोल सकते हो ना आप, इसको बाद में इंटीग्रल करेंगे तो टो आ जाएगा, वो एक ही बात है कि टो से डिनोट कर दो या डी टो से कर दो। डी टो लेंगे तो टो में डिफरेंस आ जाएगा और टो लेंगे तो वैसे क्या आ जाएगा प्रॉपर टाइम आ जाएगा, तो दोनों में से आप ले सकते हो। अब टो की वैल्यू अपने पास में ये आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ड लाइन पार्टिकल के लिए क्या आ गया हमारे पास में फैक्टर आ गया। अब इसके आगे हम क्या लेंगे, ये तो प्रॉपर टाइम से सॉल्व कर लिया, अब एक नल कौन लेकर के इसको सॉल्व आउट करेंगे, उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके आगे लाइन है, एक लाइन है, लिख लेना द वर्ड लाइन कैन itself be expressed in terms of its proper time xi is equals to xi टो। यानी कि जो वर्ड लाइन है वो उसको अगर प्रॉपर टाइम के टर्म्स में अगर डिनोट करना हो तो ये किस में आ जाएगा एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई टो। जबकि हमने स्टार्टिंग में अगर कर्व लिया था और वेलोसिटी यू थी तो उसके लिए जो कर्व आया था वो क्या आया था एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई यू, वेयर यू क्या था अपना पैरामीटर था कर्व का।
ये था, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, द वर्ड लाइन कैन इट सेल्फ बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर टाइम, एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई टू। ये आ गया प्रॉपर टाइम के टर्म में, वो था आपका वेलोसिटी के टर्म में, किसी कर्व के लिए था, तो कर्व को डिनोट करता है एक्स आई से, और एक्स आई यू हो गया। तो ये हमने किसका निकाल लिया, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन होती है तो टो निकालने के लिए डी एस अपॉन सी कर देते हैं, या फिर डी टो कर सकते हो आप, डी टो इक्वल्स टू डी एस अपॉन सी। तो ये वैल्यू जो फाइंड आउट होगी ये किसकी होगी, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल की होगी। अब हम क्या करेंगे, एक कौन लेंगे, अब एक डायग्राम बना लेना। अपन लोगों ने नल कौन पढ़ा था ना, तो उसमें ये तो होता है आपका पास्ट, ठीक है। ये क्या होता है अपना फ्यूचर। ये देखो ये क्या होती है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को डिनोट किससे करते हैं, x1 से डिनोट कर देते हैं। अगर ये तो फ्रेम s की बात हो गई, अगर फ्रेम s डैश लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x डैश, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी वन पार्टिकल के लिए तो x1 डैश आ गया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर क्या है, फ्यूचर है और टाइम का कोऑर्डिनेट लेना हो तो कैसे लेंगे, तो टाइम का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखना क्या होगा, x4 से डिनोट कर देंगे, और यहाँ पर डैश वाले फ्रेम में आएगा तो x4 डैश आ जाएगा, ठीक है। ये x डैश कर लो या x1 कर लो, एक ही बात है। अब देखो ये x1 यानी x एक्सिस हो गया, ये s डैश फ्रेम में x एक्सिस हो गया, ये टाइम का कोऑर्डिनेट हो गया किस फ्रेम में, s फ्रेम में, ये s डैश फ्रेम में किसका कोऑर्डिनेट हो गया, टाइम का। ये o क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ये अपना पास्ट नल कौन है, ये क्या है, फ्यूचर नल कौन है। और जो साइड में एरिया आता है वो क्या आता है, एल्सवेयर पार्टिकल आता है, तो इसको भी डिनोट कर देंगे। इसको लिख लेना, यहीं पर लिख लेना एल्सवेयर, एल्सवेयर, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है C, इसको भी लिख लेना। ये पॉइंट A है, ये B है, ये वाला C है, ठीक है। और यहाँ पर कोई P पॉइंट दिखा रखा है। ये इतनी बातें आप नोट कर लो, ठीक है। तो अपने पास में एक x1 एक्सिस x1 डैश हो गया, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, x4 और x4 डैश लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ तक पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये एल्सवेयर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी पार्टिकल लेंगे, उसके लिए स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप में जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो इस वाले पार्ट की होगी, इस वाले पार्ट की क्या होगी, स्लोप फाइंड आउट होगी, और उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले 3-4 लाइन है वो लिखना आप लोग कि every point in 4-dimensional space is a word point. एवरी पॉइंट इन 4-dimensional स्पेस इज ए वर्ड पॉइंट, यानी कि अगर कोई 4 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, टाइम का कोऑर्डिनेट आएगा, साथ में क्या आएंगे आपके पास में 3 स्पेशल एक्सेस आएंगे। इसका मतलब x, y और z। x, y, z के साथ में अगर टाइम कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो वो 4 डायमेंशनल हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस की फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करा था। अब देखो तो वो क्या हो जाता है, आपका वर्ड पॉइंट हो जाता है कि यानी कि प्रत्येक 4-dimensional स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी, तो वो क्या होगा, वर्ड पॉइंट होगा। इतनी सी बात है। इसके आगे लिखना, ए कर्व इन दिस 4 स्पेस represent a
represent a event in the physical world and it is taken to represent the history of time through the physical three space। क्या कह रहा है कि ए कर्व इन दिस फोर स्पेस रिप्रेजेंट ए इवेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो जो अपना जो कर्व है वो कौन से स्पेस में हो, फोर स्पेस में हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल वर्ल्ड में किसी इवेंट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या फिर क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इट इज टेकन टू रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम थ्रू द फिजिकल थ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करना हो तो क्या लेंगे, थ्री स्पेस लेंगे, और टाइम को रिप्रेजेंट करना हो तो किस में, फोर स्पेस में करेंगे, वरना किस में लेंगे, थ्री स्पेस में लेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिए, केवल एक्स और टी एक्सेस लिए हैं। अब उसके लिए डिनोट करा है हमने, तो इसमें आगे 2-3 लाइन और हैं, वो भी लिखना। द टाइम कोऑर्डिनेट इज नॉट रियल, इसलिए यहाँ पर टाइम के लिए कैसा ले लिया, थ्री स्पेस ले लिया, क्योंकि टाइम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर क्या ले रहा है, रियल नहीं ले रहा है। इसका मतलब द टाइम कोऑर्डिनेट इज नॉट रियल, सच ए कर्व इज कॉल्ड वर्ड लाइन। क्या कहलाएगी, तो सच ए कर्व जो क्या कहलाएगा, वर्ड लाइन कहलाएगा, अगर उसमें टाइम का कोऑर्डिनेट क्या ना हो, रियल ना हो। और अगर टाइम कोऑर्डिनेट रियल नहीं है तो टाइम को थ्रो करने के लिए जो फिजिकल थ्री स्पेस में क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे लिखना, वाइल रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन in two dimension plane। ठीक है, while representing the situation in two dimensional plane, x1 equals to x and x4 is equals to ct। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कर्व को अगर हम क्या करें, टू डायमेंशन प्लेन में क्या करें, डिनोट करें, तो आपको पता है कि x1 का मतलब तो x से होता है, x4 का मतलब टाइम कोऑर्डिनेट, और टाइम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स से देखते हैं तो क्या आता है, c स्क्वायर dt स्क्वायर, इसका मतलब x4 टाइम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ct आ गया। अब क्या करेगा, कोई भी एक पार्टिकल लेंगे जो v वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, और उसके लिए क्या निकालेंगे हम, वेलोसिटी, और फिर उसके बाद में स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें लिखना आगे, देन a particle moving with uniform velocity v along the x-axis is represented by straight line OC। देखो
क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ले ली, कौन सी, ओ से लेकर के सी तक। तो इसको क्या कह रहा है, एक्सिस में, कि अगर कोई एक v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन ओ सी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ओ सी से क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आगे लिखना ऑफ स्लोप tan इनवर्स v अपॉन सी विद सी टी एक्सिस, या फिर x4 की एक्सिस के साथ में। फिर द लाइन ओ सी इज कॉल्ड वर्ड लाइन ऑफ पार्टिकल। क्या कहलाएगा, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अपने पास में अगर टाइम का कोऑर्डिनेट सी टी हो, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स हो, ठीक है, और कोई पार्टिकल जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी क्या है, वी है, और उसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग दिखा दिया, यानी कि ओ से लेकर के सी तक आ गया। और किसके साथ में स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस x4 कोऑर्डिनेट के साथ। x4 जो होता है वो किसका कोऑर्डिनेट होता है, आप कहोगे टाइम का होता है, और टाइम का मैट्रिक्स में किससे दिखाते हैं, सी टी से। तो इन दोनों के बीच में स्लोप की वैल्यू जो आएगी, अगर v वेलोसिटी हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सी टी के साथ में अगर o से लेके c तक के पॉइंट जो है वो स्लोप x4 के साथ बनाता हो, तो ये जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v अपॉन c, और इसको हम क्या कह देंगे, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल कह देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल क्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर टाइम लेकर के हमने इसको फाइंड आउट करा था, इसके बाद में हमने नल कॉन लेकर के इसको फाइंड आउट कर लिया। दो अलग अलग उसकी हमने डेफिनेशंस देख ली, किसकी, वर्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल की। तो आज की वीडियो में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, बेहतरीन तैयारी कर सकें, जिससे कि आपके एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच।